नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बीजेपी की स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत आज होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभियान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हर जिले से 5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश शुभारंभ करेंगे। अगले 1 महीने के अंदर 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत आज होगी और इसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रशिक्षण देगी। हर जिले से 5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अगले 1 महीने के अंदर 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे किसी भी कोरोना संक्रमित की सहायता करनी है। तमाम पहलुओं पर यहां पर विस्तार से चर्चा और प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। हर जिले से 5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन शिव प्रकाश शुभारंभ करेंगे इस अभियान का और 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देहरादून से कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस अभियान को लेकर? कितने बजे इसकी शुरुआत होगी और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है? देखिए, आपको बता दूं कि भाजपा स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की जो आज से शुरुआत करने जा रही है, देहरादून के भाजपा प्रदेश कार्यालय में जो है इसका प्रशिक्षण दिया जाना है, जिसमें हर जनपद के 5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा है। पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है शिव प्रकाश जी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे और अगले 1 माह में पार्टी के भीतर जो है 25,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होने का लक्ष्य वहां पर रखा गया है, जिसमें कोरोना की संभावित जो तीसरी लहर है उससे कैसे बचाव किया जा सके, उसकी जागरूकता कैसे लोगों तक पहुंचे, उसको लेकर जो प्रशिक्षण आज जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो क्या इसके लिए विशेष टीम तैयार की गई है जो प्रशिक्षण देगी कार्यकर्ताओं को? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ही प्रशिक्षण देंगे या स्वास्थ्य विभाग की कोई स्पेशल टीम आएगी प्रशिक्षण देने के लिए? बिल्कुल, इसमें जो है अभी जो लक्ष्य है उसमें हर जिले से एक महिला को चुना गया है, एक सोशल मीडिया टीम का व्यक्ति को चुना गया है, एक कार्यकर्ता को चुना गया है और इसमें एक डॉक्टर भी सम्मिलित होगा। जब जरूरत पड़ेगी, अगर तीसरी लहर यहाँ पर आती है तो उसमें एक डॉक्टर भी उपलब्ध कराया जाएगा हर जिले में और जिन 5 लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा वो जिले में जाकर और लोगों को प्रशिक्षण देंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। जी, शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो लोगों को यहाँ पर आगे और प्रशिक्षित किया जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और वो आगे चलकर और लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। अगर तीसरी लहर आती है तो उस दौरान यहाँ पर बीजेपी भी जमीन पर लोगों की मदद करेगी, कोरोना योद्धा के तौर पर काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर देहरादून से। 17 अगस्त से बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। उत्तराखंड बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी की तरफ से यात्रा निकाली जाएगी। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हरिद्वार के नारसन में इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 17 अगस्त से बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और उत्तराखंड बीजेपी के चुनावी अभियान की इस यात्रा के जरिए शुरुआत हो जाएगी। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट यात्रा की शुरुआत करेंगे। 17 अगस्त से ये शुरू होगी। हरिद्वार के नारसन से यात्रा की शुरुआत होगी और चुनावी आगाज बीजेपी इस यात्रा के जरिए अपना करने वाली है। जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेंगे और साथ ही साथ अपनी नीतियों की जानकारी देंगे, अपनी योजनाओं की जानकारी देंगे। जो काम यहाँ पर बीजेपी ने किया है 5 सालों में, उसका ब्यौरा जनता के सामने रखेंगे।
देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है। 17 अगस्त से बीजेपी आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और उत्तराखंड बीजेपी के चुनावी अभियान की ये शुरुआत हो जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी का। कैलाश जी, यहाँ पर बीजेपी 17 तारीख से औपचारिक तौर पर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर देगी। इसके लिए क्या कुछ ही पूरा एक कार्यक्रम तय किया गया है बीजेपी ने, और कैसे कैसे कहां से होते हुए ये यात्रा गुजरेगी? बिल्कुल प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है 17 अगस्त से जो है उत्तराखंड में आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। और इस आशीर्वाद यात्रा को जो है भाजपा चुनावी अभियान के साथ जोड़ते हुए चल रही है, जिसमें नैनीताल के जो सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, वो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 17 अगस्त को हरिद्वार से नारसन बॉर्डर से इस यात्रा की शुरुआत होनी है, जिसमें पहले प्रथम चरण में जो है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा से ये आशीर्वाद यात्रा शुरू होनी है। जी, और पुष्कर सिंह धामी भी क्या इसका हिस्सा होंगे? क्या वो भी जगह जगह जाके जनता के बीच अपनी योजनाओं को पहुंचाएंगे, कामकाज का ब्यौरा रखेंगे? देखिए प्रीति, अभी तक इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी इस यात्रा में कब और किस वक्त सम्मिलित होंगे। लेकिन बहरहाल जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो अजय भट्ट हैं, केंद्र में सांसद हैं और राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत होनी है। पहले प्रथम चरण में, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा जनपद में इस यात्रा का आगाज होना है। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सांसद अजय भट्ट की तरफ से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी और तमाम बड़े जिलों का दौरा इस यात्रा के जरिए, और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से प्रवक्ता विपिन कैंथोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार प्रीति। नितिन जी, आप ही से मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि जो उत्तराखंड में चुनावी आगाज आपकी पार्टी करने वाली है 17 तारीख से आशीर्वाद यात्रा के जरिए, क्या इसको अजय भट्ट जी के द्वारा ही चलाया जाएगा या पुष्कर सिंह धामी भी इसका हिस्सा बनेंगे? देखिए, ये चुनावी यात्रा नहीं है। अजय भट्ट जी हमारे प्रदेश के नेता हैं, हमारे लोकसभा के सांसद हैं, पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर विपक्ष के नेता भी रहे हैं और लंबा समय उनको राजनीति में हो गया है। निश्चित रूप से पहली बार उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, वो मंत्री बने हैं और मंत्री बन के पहली बार वो देहरादून अपने आवास में आ रहे हैं, सड़क मार्ग से आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं और अपनी लोकसभा के अंदर भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे, तो आशीर्वाद देंगे सबका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय हमारे नेता को अगर जो जिम्मेवारी मिली है तो निश्चित रूप से उनका स्वागत करना हमारी प्राथमिकता है। और प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो रुड़की का हो, चाहे वो हरिद्वार का हो या नैनीताल का हो, सभी लोग जो सड़क मार्ग से जहां जहां वो जाएंगे सभी लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद वो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं, इसलिए ये यात्रा की जा रही है। तो इस यात्रा को क्या चुनाव से जोड़कर ना देखा जाए? क्या ये नहीं माना जाए कि बीजेपी जो है चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी इस कार्यक्रम के जरिए, इस आशीर्वाद यात्रा के जरिए? देखो प्रीति, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कुछ न कुछ करता रहता है। जी। हम साल भर कुछ न कुछ करते हैं, हम रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। हम अगर जो देखेंगे आपकी कोरोना की पहली जब लहर थी तब भी हमने काम किया, मास्क हमारी महिला मोर्चा ने बांटे, युवा मोर्चा ने ब्लड बैंक लगाए, तमाम मोदी किचन खुले, मोदी टिफिन बांटे गए, लोगों के लिए कैंप लगाए गए, जो मजदूर बाहर के हैं उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था की गई, यहाँ तक कि उनको उनके प्रदेश तक छोड़ने की व्यवस्था की गई। दूसरी लहर में सेवा ही संगठन के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उत्तराखंड में भी काम किया। हमने हमारे 13 जिलों में हमने कंट्रोल रूम बनाए, वहाँ पर किसको जी, यहाँ पर तो ये समझा जाए कि जिम्मेदारियां मिलने के बाद केंद्रीय कैबिनेट में तो दोबारा पहली बार अपने प्रदेश आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा और जनता के बीच जाकर वो जनता से आशीर्वाद लेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन जी, इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, वो भी दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी गोचर और
गैरसैंण के अस्पतालों में डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। बीजेपी नेता सतीश लखेड़ा की मांग पर सीएम धामी ने इस पर मोहर लगा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव स्वास्थ्य को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द ही डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाए। तो गोचर और गैरसैंण के अस्पतालों में डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल बीजेपी नेता सतीश लखेड़ा की तरफ से मांग की गई थी कि वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, जिस पर सीएम की तरफ से मोहर लगा दी गई और सचिव स्वास्थ्य को यहां पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। अब जल्द ही यहां पर डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर्स की नियुक्ति होने पर लोगों को और बेहतर इलाज यहां पर मिल पाएगा, जो कि अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कैलाश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है यहाँ पर? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य हैं सतीश लखेड़ा, जिन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से भेंट की है। उन्होंने कहा है कि जो गोचर और गैरसैंण है जनपद चमोली में दूरस्थ क्षेत्र है पहाड़ का, और गैरसैंण में अब जो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो भी घोषित हो चुकी है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है, जिसके चलते हुए गोचर और गैरसैंण के अस्पतालों में जल्द जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर है, उनकी नियुक्ति की मांग को लेकर सतीश लखेड़ा के द्वारा पुष्कर धामी से मुलाकात की गई थी और उस पर सकारात्मक जवाब भी सतीश लखेड़ा को मिला है। सीएम ने उनकी मांगों पर मुहर भी लगाई है। जल्द वहां पर जो है रेडियोलॉजिस्ट, महिला रोग, अस्थि रोग, बाल रोग, हृदय रोग, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ फिजिशियन की मांग वहां पर की जा रही थी। उसको मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वहां पर उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रीति, क्या यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी थी या डॉक्टर्स नहीं नियुक्त किए गए थे या पद खाली पड़े हुए हैं? देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल विषम है और यहाँ पर पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लगातार देखने को मिलता है कि डॉक्टरों की कमी रहती है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वहाँ पर जो है रेडियोलॉजिस्ट हो या फिजिशियंस, अच्छे फिजिशियंस की बात करें, वो डॉक्टरों की वहाँ पर कमी है, क्योंकि डॉक्टर्स पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं होते हैं। सरकारें प्रयास करती रहती हैं, लेकिन जो लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से मांगे की जाती है कि यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध किया जाए, यहाँ पर जो है अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध की जाए, ताकि जो वहाँ के बासिंदे हैं उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की कमी को अब पूरे करने के निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं। सीएम की तरफ से सचिव स्वास्थ्य को इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में उत्तराखंड प्रदेश ब्लॉक प्रमुख संचालन मंडल के प्रतिनिधियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उस दौरान प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को ब्लॉक प्रमुखों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। तो सीएम धामी से ब्लॉक प्रमुख संचालकों ने मुलाकात करके प्रतिनिधियों ने सीएम को कई मांगे सौंपी हैं, कुछ समस्याओं से उन्हें इस ज्ञापन के जरिए अवगत करवाया है और विभिन्न समस्याओं के समाधान की प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने और शक्ति फार्म को उप तहसील बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 40,000 स्वयं सहायता समूहों को अलग से पैकेज दिए जाने की घोषणा भी जल्द की जाएगी। बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाया। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद सीएम धामी ने विस्थापित बंगाली समाज के व्यक्तियों को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का ऐलान किया और कहा कि इसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। चलिए फिलहाल यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 380 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 132 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। उद्योगां ਲਈ सुखावा माहौल सिरजण ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर मंत्रियों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में तमाम कर्मचारी अपनी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लामबंद है। बता दें कि 4 दिन से आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अब तक इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। तो वहीं आशा वर्कर्स के साथ अब भोजन माता कामगार यूनियन ने भी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, सरकार हमें अनदेखा कर रही है, तो हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से मांगे पूरी करवाने के लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी ने जो आदेश दिया है, जो निर्देश किया, आदेश तो नहीं दिया है लेकिन निर्देश दिया है कि भोजन माताओं का वेतन 5000 2000 से बढ़ के 5000 होना चाहिए, जो कि अभी तक शासनादेश नहीं हुआ है। हम उनकी इस बात का बहुत स्वागत करते हैं और शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप हमारा वेतन जो आपने बोला है वो हमारा 5000 कीजिए, शासनादेश लागू कीजिए, जारी कीजिए, जिससे कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को देख सकें, उसमें निर्वाह कर सकें। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने जसपुर के गांगू वाले में अवैध रूप से किए जा रहे कब्जे को कब्जा मुक्त कराया है। बता दें कि शहर की खूबसूरती पर अतिक्रमण करके बट्टा लगाया जा रहा था और इसे लेकर जिला अधिकारी की तरफ से यहां पर बताया गया कि शिकायत मिली थी, जिस पर जांच की गई और जिसमें पता चला कि खुद शिकायतकर्ता भी अवैध रूप से कब्जा किए बैठा था, जिसके बाद पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। सूरज सिंह, डोरी सिंह ये बार जो है माननीय आयुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन को शिकायती पत्र प्रस्तुत कर रहा था कि गांगूवाला में जो सरकारी चक्र रोड है उसमें कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया गया। तो उसमें जांच कराई गई। पहले जो पूर्व नायब तहसीलदार थे, राजस्व टीम कई बार गई, वर्तमान नायब तहसीलदार ने इसमें जांच करी। तो जांच में पाया गया कि दोनों शिकायतीकर्ता सूरज सिंह, डोरी सिंह जो है इसका खुद भी कब्जा था उस चक्र रोड पर, इसका खुद भी शिकायतकर्ता का कब्जा था और जिसके विरुद्ध शिकायत करता था धर्मेंद्र और तेज बहादुर, इनका भी था, सभी लोगों के कब्जे थे। तो इनकी रिपोर्ट आई थी मुझे, जिन लोगों का राजस्व टीम ने इंक्रोचमेंट चिन्हित किया गया था उसमें आज इनको जो है ध्वस्त कर दिया गया नायब तहसीलदार के द्वारा मौके पर। 5 अगस्त के दिन ठीक 1 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी गई थी, जिसे लेकर उत्तराखंड में भी लोगों ने 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाया और पीएम मोदी का धन्यवाद किया। बता दें कि हरिद्वार के लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की और राम मंदिर के जल्द बनने की उम्मीद जताई है। तो यहाँ पर 5 अगस्त को
1 साल पहले अयोध्या में नींव रखी गई थी और ऐसे में 1 साल पूरा होने के मौके पर उत्तराखंड में खासतौर पर हरिद्वार में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर 1 साल पूरा होने पर खुशी जताई है। उन्होंने उम्मीद की है कि जल्द ही राम मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 40 से 50 हजार रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके बाद मुखबिर यहां पर मुबारकपुर गांव के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया और घेराबंदी करके युवक को धर दबोचा। पुलिस को जानकारी मिली थी, मुखबिर की तरफ से जानकारी मुहैया कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही पुलिस ने यहां पर स्मैक भी बरामद की है, जिसकी कीमत करीब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40 से 50 हजार रुपये बताई जा रही है। तो कोतवाली पुलिस को यहां पर कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस की तरफ से यहां पर एक स्मैकर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। मुबारकपुर गाँव के पास से ये गिरफ्तारी आरोपी की गई है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को एक सूचना मिली थी मुखबिर की तरफ से और ये जानकारी मिली थी कि एक स्मैक तस्कर जो है स्मैक की सप्लाई कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से आरोपी को धर दबोचा गया। उसके पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। और चलिए अब इस वक्त टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। कुश्ती में बजरंग पुनिया की शानदार जीत हुई है। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया। किर्गिस्तान के पहलवान को पुनिया ने हराया है। बड़ी अपडेट आपको दे दें, टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से मेडल के दावेदार भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के पहलवान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है। पैंसठ किलोग्राम वर्ग में बजरंग पुनिया ने जीत हासिल की है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी यह बड़ी अपडेट। कुश्ती में बजरंग पुनिया की शानदार जीत हुई है और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया। किर्गिस्तान के पहलवान को हराकर पुनिया ने यह जीत दर्ज की है। 65 किलो वर्ग में बजरंग पुनिया ने जीत हासिल की है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से मेडल के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं यहाँ पर बजरंग पुनिया और उनसे भी देश को यहाँ पर मेडल की खासा उम्मीदें हैं। 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पुनिया ने जीत हासिल की है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर लिया है बजरंग पुनिया ने। हालांकि यहां पर सेमीफाइनल में उनको कड़ी चुनौती मिल सकती है अगर वो प्री क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में भी विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन क्या तैयारी की गई है और आगे की क्या प्लानिंग है, इसे लेकर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खबर फास्ट के संवाददाता कैलाश जोशी ने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि विद्यालयों को खोल दिया गया है, क्या क्या तैयारियां यहां पर सरकार के द्वारा की जा रही हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि विद्यालयों को खोल दिया गया है और तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, क्या क्या तैयारियाँ सरकार ने की हैं उत्तराखंड में? कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% सरकार ने पालन किया है। उसी कड़ी में बच्चों को स्कूल में बुलाने से पहले हमने स्कूल खोला अध्यापकों के लिए, स्टाफ के लिए, ताकि स्कूल जब खुले बच्चे आएँ इसके पहले हमारी विद्यालय में कोविड-19 की गाइडलाइन का प्रॉपर पालन हो सके, विद्यालय सैनिटाइज हो सकें, सोशल डिस्टेंस के लिए बच्चों को हम बैठा सकें। इसकी सारी तैयारी के लिए फर्स्ट फेज में हमने अध्यापकों को और स्टाफ को हमने विद्यालय में बुलाया। उसके लगभग काफ़ी दिनों पश्चात हमने विद्यालय खोले हैं और कम स्ट्रेंथ के आधार पर बच्चों को हमने बुलाया है। हमने पहले कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 6 से लेकर 12 तक खोलेंगे, लेकिन निश्चित ही कोविड-19 की जो थर्ड वेव है इसकी आने की संभावनाएं वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही हैं, तो उसी को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारे बच्चे इससे प्रभावित ना हो, इसी नाते कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की हमने क्लासें खोली हैं ताकि प्रॉपर गाइडलाइन का पालन हो सके। और हमने बाकायदा सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, सोशल डिस्टेंस से बच्चे बैठ सकें, छुट्टी के समय और स्कूल लगते समय एक साथ बच्चे इकट्ठे ना हो सकें ताकि संक्रमण बच्चों में ना फैले। इसका पूरा सरकार ने पालन किया है और इसी के तहत स्कूल खोले गए।
लेकिन सर देखने को ये मिला है, कल हाईकोर्ट में भी पिटीशन एक दाखिल हुई थी, उस पर भी हाईकोर्ट ने जो है फटकार लगाई है, शासन से जो है जवाब तलब किया है। क्या है पूरा मामला? कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट कोर्ट में आवेदन किया है। कोर्ट का अधिकार है, कोर्ट ने जो हमको निर्देश दिए, जो कोर्ट निर्देश देगी उसका 100% हम पालन करेंगे। और कोर्ट में कोई व्यक्ति जा सकता है और कोर्ट संज्ञान लेगा। विषय बहुत संवेदनशील है, तो कोर्ट ने कोई इसका संज्ञान लिया, बहुत अच्छा किया। हम न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।